334 कब्ल मसीह में मकदूनिया के बादशाह अल-अस्कंदर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में तारीख़ की सबसे मशहूर महमात में से एक शुरू की, जो इस वक़्त की सबसे बड़ी ताकत फ़ारस की सल्तनत के ख़िलाफ़ थी। इसकी शानदार और जरी क़यादत ने इसे एक के बाद एक लड़ाई जीतने में मदद दी और 10 साल की ज़बरदस्त मुहिम के दौरान वो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोने तक पहुँच गया। इसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक कायम की। तारीख़ में बहुत कम लोगों का इतना बड़ा असर रहा। फ़ारसियों के लिए अल-अस्कंदर बदनाम था, लेकिन मगरब में इसे अल-अस्कंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। पुराने यूनान में तकरीबन 500 कब्ल मसीह ये कठिन ज़मीन फ़न और फ़लसफ़े में ज़बरदस्त तरक्कियों का मंजर था। और जंग के मामलात में दो अजीम शहर थे। एथेंस जवायक समंदरी ताकत थी, जहाँ जमहूरियत, फ़नून, जराम और फ़लसफ़ा खूब फले फूले, और स्पार्टा एक ख़तगेर और फ़ौजी माशरा जवाबनी मजबूत फ़ौज की वजह से मशहूर था। 482 कब्ल मसीह में दोनों शहरों के फ़ौजों ने फ़ारसी अजीम सल्तनत के हमले के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर थर्मोपिलाई के तंग रास्ते पर लड़ाई की। एक छोटी यूनानी फ़ौज जिसकी क़यादत 300 स्पार्टी ने की, 3 दिन तक ज़बरदस्त फ़ारसी फ़ौज का मुकाबला किया, फिर वो मुहासरा में आकर मार दिए गए। बाद में सलामिस के खलीज में यूनानी बेड़ा ने फ़ारसी बेड़े को शिकस्त दी, लेकिन वो फ़ारसी फ़ौज को एथेंस के मुक़द्दस एक्रोपोलिस के मंदिरों को जलाने से नहीं रोक सके। अगले साल प्लाटिया में यूनानियों ने फ़ारस के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कन ज़मीनी मोर्चा जीता और उन्हें मुकम्मल तौर पर पसपा होना पड़ा। अगले 50 साल यूनान का सुनहरी दौर था, लेकिन एथेंस और स्पार्टा और उनके इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव आखिरकार जंग का बायस बना, जिसने यूनानी दुनिया को दहाइयों तक तबाहकुन जंगों में धकेल दिया। ये जंगें यूनानी शहरों के दरमियान एक सदी तक जारी रहीं, जिसकी वजह से वो थक चुके थे और शमाल की जानिब से एक नई ताकत के सामने बेबस हो गए। कई सदियों तक यूनानी मकदूनिया को मुश्किल से यूनानी समझते थे, लेकिन बादशाह फ़लपदून की क़यादत में मकदूनिया एक ज़बरदस्त फ़ौजी ताकत के तौर पर भरी। इसकी सबसे मशहूर असलाहात में से एक थी सारिसा, एक 18 फुट लंबी नीज़ा जो कि रवायती यूनानी नेज़े से 2 गुना लंबा था। इसे ख़ास तौर पर करीबी लड़ाई में महारत रखने वाले फ़ौजियों ने इस्तेमाल किया, जिन्हें फ़ॉलिंक्स कहा जाता था, और ये 338 कब्ल मसीह की शारूनिया की जंग में इस्तेमाल हुआ। तब की फ़ौज ने थीबे और एथेंस की मुश्तरका अफ़वाज को शिकस्त दी। अमन मुआहिदों और हमलों के ज़रिए फ़लप ने अपने ज़्यादातर पड़ोसियों पर कब्ज़ा कर लिया था। इस फतह के बाद इसने तमाम यूनान को एक इत्तेहाद में मुत्तहिद कर दिया, जिसे यूनानी इत्तेहाद या कोरिन्थ का इत्तेहाद कहा जाता था, और फ़लप इसका हुक्मरान या आला कमांडर बन गया। सिर्फ स्पार्टा ने इस इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार किया। फ़लप ने बड़ी मुहिम की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी, जो कि एक खालिस यूनानी हेलीन जंग थी। फ़ारसी सल्तनत, उनका पुराना दुश्मन, अब एक बड़ी थकी हारी ताकत बन चुका था। इसके ज़बरदस्त ख़जाने लौटने के लिए तैयार थे, मगर जंग का ऐलान होने से पहले फ़लप को इसके अपने मुहाफ़िज़ ने कत्ल कर दिया, जो मकदूनिया की सफ़ाक सियासी झगड़ों का शिकार था। इसके बाद इसका बेटा सिर्फ 20 साल का अल-अस्कंदर तख्त पर बैठा, एक शानदार बेचैन नौजवान जिसे अजीम फ़लसफ़ी अरस्तों ने पढ़ाया था और जो एक माहिर फ़ौजी कमांडर था। इस्कंदर ने अपने वालिद का बड़ा मंसूबा वरासत में लिया, यानी फ़ारसी सल्तनत पर हमला करना, लेकिन सबसे पहले इसे अपने बादशाही मकाम को मजबूत करना था। अपने घर में इसने तमाम मुमकिन हरीफों को मौत के घाट उतार दिया, फिर एलिरिया, थिसालिया और वसती यूनान में बगावत को कुचल दिया। उसने थीबे की मिसाल दी, कदीम शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसे बेच दिया। इस्कंदर्स ने अपने लोगों को गुलामी से आज़ाद कराने का इरादा किया। बहार 334 कब्ल मसीह में जब वो फ़ारस की सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने को तैयार था, उसने अपना लश्कर हेलिस्पोंट के ज़रिए एशिया माइनर की तरफ भेजा। ये तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौजी महमात में से एक की शुरुआत थी। इस्कंदर की फ़ौज तकरीबन 40,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी, जो यूनान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इकट्ठी की गई थी। पैदल फ़ौज की क़यादत माहिर मकदूनी जनरल पार्मेनिन ने की, जिसमें 9,000 मकदूनी फ़ॉलिंक्स थे, जो 18 फुट लंबी सारिसा से मुसलह थे। ये पेशावर फ़ौजी थे, अच्छी तरबियत याफ्ता, और फ़ॉलिंक्स की तरतीब में लड़ते थे, जो 16 कतारें गहरी होती थी। ये तरतीब एक मजबूत दीवार की तरह थी, जिसमें तेज़ नीज़ों के सरे एक मजबूत दिफा फराहम करते थे, जिसे कोई आसानी से पार नहीं कर सकता था।
लेकिन मानूर करना भी मुश्किल था क्योंकि इसके पहलू और पीछे हमलों के लिए खुले थे। इसलिए 3000 मुंतखब पैदल फौजी, जिन्हें हाइपास्पीड्स या ढाल बरदार कहा जाता था, छोटे नीज़ों से लेसेस इसके पहलुओं की हिफाजत कर रहे थे और उनकी क़यादत पार्मेनिन का बेटा निकानोर कर रहा था। सिकंदर की फ़ौज की दूसरी लाइन में 7000 यूनानी इत्तेहादी और 5000 भर्ती शुदा फ़ौजी, जिन्हें होप्लिट्स कहा जाता था, शामिल थे। ये नाम उनके बड़े गोल हुबलोन ढाल से आया था और उनके नीज़े कम अज़ कम 8 फीट लंबे होते थे। होप्लिट्स की टोली मकदूनी फालिंग्स जितनी ताकतवर नहीं थी, मगर इस वक्त भी अच्छी तरह मुसल्लह और भारी ज़रा पोश थी। औगरीन फ़ौज में सबसे अच्छे लड़ाका समझे जाते थे। वो नीज़ाबाजी में माहिर थे और आज के जनूबी बल्गारिया से ताल्लुक़ रखते थे। दीगर लड़ाका तराकिया और एलेरिया से थे, जो नीज़े, भाले और टेरो कमान से लैस थे। सिकंदर के फ़ौज में झटके की ताकत घुड़सवार थे, जो इन 800 आला दर्जे के घुड़सवार थे, जो नीज़े और तलवार से मुसल्लह थे, और उनकी क़यादत फ्लोतास कर रहा था, जो पार्मेनियन का बेटा था। अलेक्जेंडर खुद शाही दस्ते की क़यादत कर रहा था। वहाँ 1800 थीसालिया के घुड़सवार भी थे, जिनकी क़यादत कौलास कर रहा था, और यूनान के दीगर हिस्सों से 600, जिनकी क़यादत इरिजैस कर रहा था, और तराकिया और बायोनिया के 900 जासूस, जो किसंदर की ज़ीर क़यादत थे। अजीम फ़ारस की सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया था, जिन्हें स्ट्राइप्स कहा जाता था। हर स्ट्राइप को एक गवर्नर या सातराप हुकूमत करता था। एशिया माइनर में, जहाँ सिकंदर आज़म के हमले का ख़तरा था, सातराप जमा हुए अपनी हुकूमत अमली पर बात करने के लिए। ममनून अज़ रोड्स, जो एक माहिर यूनानी जनरल था और फ़ारसी फ़ौज में खिदमात अंजाम दे रहा था, ने उन्हें सिकंदर से बराह रास्त लड़ाई से बचने की नसीहत की। इसकी जगह इसने ज़मीन जला दो की हुकूमत अमली अपनाने का कहा, यानी गांव और फसलें जला दो और अंदरूनी इलाकों की तरफ पीछे हट जाओ, और वादा किया कि इस तरह सिकंदर की फ़ौज भूख से मर जाएगी। ये एक अच्छा मशवरा था, लेकिन मौजूद लोग सूबों को जलाकर तबाह करने के लिए तैयार नहीं थे। लड़ाई इसलिए उन्होंने तय किया कि वो सिकंदर की फ़ौज का मुकाबला ग्रानिकूस दरिया के किनारे करेंगे। फ़ारसी फ़ौज दरिया के पीछे जमा हुई, जो कि कम गहरा था लेकिन बहुत ढलवान था। इनकी फ्रंट लाइन घुड़सवारों की एक दीवार थी, तकरीबन 10,000 घुड़सवार जो सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे। मैथ्स और हिरकानियन जो आज के ईरान से थे, बैक्टीरिया के लोग जो अफ़गानिस्तान से थे, और बाउफ्लेजूनियंस जो टर्की के बहेरा असूद के किनारे से थे। उनके पीछे रेजरों में पियादा फ़ौजी थे, कई हज़ार यूनानी किराए के सिपाही, और ये इस वक्त की फ़ारसी फ़ौजों में आम मंजर था। ये लोग फ़ारसी सोने के लिए लड़ रहे थे और वो मुसल्लह थे। गोल दरंदे और छोटे होबलीट के नीज़ों के साथ शायद फ़ारस वाले यकीन नहीं कर पाते थे कि क्या वो इन मर्दों पर एतमाद कर सकते हैं जो यूनानियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे रखा गया था। अलेक्जेंडर, जो इस फ़ारसी फ़ौज पर हमला करने और इसे तबाह करने का अज़म रखता था, अपनी बेहतरीन फ़ौज के साथ ग्रेनाकोस की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाईं तरफ थीसाली, यूनानी और थेरेशीन घुड़सवार पार्मियन की क़यादत में तैनात थे। वसत में फ़ालंक्स के दस्तों की लंबी नीज़ों की कतारें थीं, जिनकी 6 यूनिटों की क़यादत पर डेकास, कोइंस, अमीनटास, फ्लप, मेलियाजर और करातरुस कर रहे थे। दाईं तरफ खुद अलेक्जेंडर था, अपने घुड़सवार साथियों के साथ जो फेल्वतास के तहत थे, और हेपासेप्टस की मुंतखब फ़ौज अजारन्स ने नीज़े मारे और अलेक्जेंडर ने तेर चलाए। 13,000 प्यादा और 5,000 घुड़सवारों के साथ तादाद में बढ़तरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने नसीहत को नज़रअंदाज करके नहर पार करने के लिए सुबह होने तक इंतज़ार करने की बजाय फौरी हमले का हुक्म दिया। उन्होंने घुड़सवारों का एक दस्ता नहर पार भेजा, जिसके पीछे हेपासेप्टस और अलेक्जेंडर के घुड़सवार फौजी थे। अपने मर्दों को हौसला दिखाने की तलकीन करते हुए उन्होंने अपने दाएं बाजू की क़यादत की और नहर पार की। जब वो नहर के दरमियान पहुंचे तो यूनानियों पर फ़ारसी कतारों से नीज़े और तेर बरसने लगे। जो लोग नहर के दूसरी तरफ पहुंचे, उन पर फ़ारसी घुड़सवारों ने हमला कर दिया। अल्किसंदर जंग के बीच में था। इसने इस जगह पर हमला किया जहां तमाम इनके घुड़सवार और कमांडर जमा थे, और इसके इर्द गिर्द एक बेहद शदीद लड़ाई छिड़ गई। घोड़े घोड़ों से टकरा रहे थे और आदमी आदमियों से। मकदूनी कोशिश कर रहे थे कि फ़ारस को दरिया के किनारे से दूर धकेलें।
और फार्स पके इरादे से उन्हें रोकने और दरिया की तरफ वापस धकेलने पर चले हुए थे। सिकंदर का हमला थोड़ा बेहतियात लग रहा था, लेकिन इसका मकसद अपनी फौज के बाकी हिस्से को दरिया पार कराने के लिए वक्त खरीदना था, जिसमें मजबूत मकदूनी फॉलैंक्स भी शामिल थी। अचांक अलकसिंदर अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि 2 फारसी अशराफिया इसकी जान को खतरा बना रहे थे। रेशाक्स जल्दी से अस्कंदर के पास पहुंचा और अपने तलवार के वार से इसके सर पर हमला किया और वो टूट गया। ये इसके हेलमेट का हिस्सा था, लेकिन हेलमेट ने इसे जोरदार ज़रब से बचा लिया, जिस पर अलेक्जेंडर ने मारा और इसे अपने घोड़े से नीचे गिरा दिया। फिर पीछे से सीविराट्स ने तलवार उठाकर बादशाह पर वार किया, लेकिन ब्लैक कैलिटोस, जो ड्रोपेडियास का बेटा था, ने इसकी ज़रब को रोक लिया, इसके बाजू पर हमला किया और इसे काट दिया, जबकि वो तलवार पकड़े हुए था। अब यूनानी फौज ने दरिया अबूर कर लिया था और फार्स के घड़सवारों ने मकदूनी का भालों का दीवार देखा तो ज़्यादातर वापस मुड़ गए और फरार हो गए। अलेक्जेंडर की तेज़ रफ्तारी और ज़ोरदार हमले की वजह से फार्स के यूनानी किराए के सिपाहियों को लड़ाई में शामिल होने का मौका भी ना मिला। अलेक्जेंडर ने शदीद गुस्से में, या शायद इसलिए कि ये यूनानी गद्दार थे, उनकी पुकारों को नज़रअंदाज कर दिया। तालिबा रहमत की तलबगार थी, मजदूर जंगजू हर तरफ से घेरे हुए थे और उन्हें ज़बह कर दिया गया। अस्कंदर ने ज़बरदस्त फतह हासिल की। अब आसिया सगरा इसकी रहमत के हाथ में थी, लेकिन फ़ारसी सल्तनत अब भी बेपनाह दौलत और ताकत की हामिल थी। दर हकीकत वो अपनी वसीय वसाइल को इसके मुकाबले के लिए जमा कर रही थी। अगर अस्कंदर चाहता था कि वो इस सल्तनत पर हमला करे और तारीख़ में अपनी जगह बनाए, तो इसे दारा बादशाहों का बादशाह का सामना खुद करना पड़ेगा।